बात करें एयरबस की तो इसमें FBW यानी कि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी में प्लेन का साइड स्टिक डायरेक्टली फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड नहीं होता। जब हम साइड स्टिक को मूव करते हैं तब ये साइड स्टिक इस मूवमेंट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को ये कमांड देगा कि प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दो और प्लेन अपना डायरेक्शन बदल लेगा। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी प्लेन को फुल कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देता। ये टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से ही प्लेन को कंट्रोल करता है, जबकि बोइंग के केस में ऐसा नहीं है। बोइंग प्लेन का योक मैकेनिकली रॉड की मदद से कनेक्टेड होता है और अगर इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा पायलट प्लेन को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। इवन अगर एक फाइटर पायलट को अच्छे से ट्रेंड कर दिया जाए तो वो बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन को भी एक फाइटर प्लेन के जैसे उड़ा सकता है। इसीलिए ज्यादातर फाइटर प्लेन्स के पायलट बोइंग को पसंद करते हैं, ना कि एयरबस को। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बोइंग 747 को ही क्यों चुना गया? एक प्रेसिडेंट के ट्रेवल करने के लिए इतने बड़े प्लेन की क्या जरूरत? दोस्तों ये बात सच है कि बोइंग 737 और बोइंग 747 को एक ही जगह पार्क कर दिया जाए तो बोइंग 737 बच्चा लगने लगेगा बोइंग 747 के सामने। ये प्लेन दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक है और शायद इसीलिए एयरफोर्स 1 के लिए इसी प्लेन को चुना गया। एक प्रेसिडेंट के साथ उनके बॉडीगार्ड्स, 4 से 6 पायलट्स, खाना बनाने वाले लोग, न्यूज रिपोर्टर्स, इसके अलावा डॉक्टर्स, नाई और भी बहुत सारे लोग होते हैं और इन सब के लिए एक एक कमरा होता है। खाने पीने, सोने, नहाने, इसके अलावा हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, कुल मिला के कहा जाए तो काफी बड़ा एरिया कैप्चर हो सकता है इन सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में। और इसीलिए बोइंग 737 जैसे बड़े प्लेन की जरूरत थी एयरफोर्स 1 के लिए। पर आगे क्या? प्लेन का सिलेक्शन तो हो गया, पर इसे बोइंग 747 से एयरफोर्स 1 कौन बनाएगा? कौन इसमें डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करेगा? दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बोइंग कंपनी ने ही एयरफोर्स 1 को बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। बोइंग कंपनी ने 747 को बनाया और यूएस एयरफोर्स ने उसे खरीद लिया। उसके बाद एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने प्लेन को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया आफ्टर मार्केट से। ठीक वैसे ही जैसे कि हम एक बाइक खरीद के उसमें कई सारे टेक्नोलॉजी को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से नुकसान ये होता है कि मॉडिफिकेशन के बाद अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो बोइंग इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, यानी कि वारंटी चली जाएगी मॉडिफिकेशन के बाद। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा है, उन्हें बोइंग के वारंटी कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से एक सिंपल कमर्शियल प्लेन एयरफोर्स 1 में तब्दील हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी है जो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन बनाता है। दोस्तों एयरफोर्स 1 में कोई भी मिसाइल से अटैक नहीं कर सकता, पर क्यों और कैसे? दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा मिसाइल अपने टारगेट का पीछा करती है, चाहे टारगेट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मिसाइल उसके पीछे पीछे जाकर उसे हिट कर देती है। ये मिसाइल्स 2 टाइप्स के होते हैं, पहला हीट सेंसिंग मिसाइल और दूसरा रडार मिसाइल। बात करें हीट सेंसिंग मिसाइल की तो इसमें कई सारे सेंसर्स लगा होता है जो कि हीट को सेंस कर सकता है और उस हॉट ऑब्जेक्ट का पीछा भी कर सकता है। बात करें प्लेन की तो प्लेन के इंजन का एग्जॉस्ट काफी गर्म होता है और आसमान की ऊंचाई में जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, वहां किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को सेंस करना आसान हो जाता है किसी भी मिसाइल के लिए। इसके बाद वो अपने टारगेट को लॉक करके प्लेन के इंजन को उड़ा सकता है। और ऐसा ही केस देखने को मिला था 8 जनवरी 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन को उड़ा दिया गया था। बात करें एयरफोर्स 1 की तो इतना खतरनाक मिसाइल भी एयरफोर्स 1 का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इससे बचने के लिए फ्लेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मिसाइल हीट को सेंस करते हुए प्लेन का पीछा करता है, यानी कि ये सिर्फ हीट को ही देख सकता है। जब ये मिसाइल इंजन को उड़ाने की कोशिश करेगा तब एयरफोर्स 1 का पायलट फ्लेयर को ड्रॉप कर देगा। ये फ्लेयर्स बेसिकली आग का गोला होता है जो कि इंजन के एग्जॉस्ट से भी काफी गर्म होता है। ऐसे में मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर अटैक कहां करना है, कौन सा फ्लेयर इंजन का है और कौन सा ड्रॉप किया हुआ फ्लेयर है। सीधे सीधे कहें तो मिसाइल अंधा हो जाएगा
और तीर निशाने पर नहीं लगेगा। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि पायलट को कैसे पता कि कोई मिसाइल उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों, एयरफोर्स वन में रडार वार्निंग रिसीवर नाम का एक टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली मल्टीपल एंटीनास प्लेन के बाहरी भाग में इंस्टॉल्ड होता है, जो रेडियो वेव के जरिए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है और उस ऑब्जेक्ट को मॉनिटर में भी दिखा सकता है। अगर प्लेन का कंप्यूटर ये पाता है कि उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है या उसे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि प्लेन को लॉक कर दिया गया है। ऐसे कंडीशन में पायलट सही समय पर फ्लेयर को ड्रॉप करके मिसाइल को कंफ्यूज करके बच सकता है। रडार वार्निंग रिसीवर के अलावा भी प्लेन में IR सेंसर यानी कि इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है। प्लेन में लगा ये सेंसर बेसिकली हीट सेंसिंग मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, हीट सेंसिंग मिसाइल के अलावा कुछ ऐसे मिसाइल्स भी होते हैं जिसमें खुद का रडार सिस्टम लगा होता है और इसी रडार के जरिए वो प्लेन का पीछा कर सकता है। ऐसे मिसाइल्स का हीट से कोई भी लेना देना नहीं होता। एयरफोर्स वन इस तरह के मिसाइल से भी आसानी से बच सकता है। बेसिकली एयरफोर्स वन में इस तरह के मिसाइल से बचने के लिए चाफ का इस्तेमाल किया जाता है। चाफ छोटे छोटे एल्युमिनियम, फाइबर, ग्लास, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो बेहद ही पतले होते हैं। इसकी संख्या मिलियंस में भी हो सकती है। पायलट फ्लेयर की तरह चाफ को भी ड्रॉप करके प्लेन के चारों तरफ पतला बादल बना देता है जो रडार को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि रडार मिसाइल को पता ही नहीं चलता कि टारगेट किसको करना है। और इस तरह से ये मिसाइल भी एयरफोर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसके अलावा इस प्लेन को एयर में ही रिफ्यूलिंग किया जा सकता है इन केस अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो। इस प्लेन में कम्युनिकेशन के लिए 83 ऑनबोर्ड टेलीफोन्स मौजूद हैं जो कि 2 वे कम्युनिकेशन है। दोस्तों, एयरफोर्स वन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि किसी भी कंट्री का ATC इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ATC कमर्शियल प्लेन्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, जबकि एयरफोर्स वन को सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाले ही UHF रेंज में प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। आखिरकार ये दुनिया का सबसे सेफ प्लेन जो है, पर ऐसा भी नहीं है कि इस प्लेन में सिर्फ पॉजिटिव बातें ही है। इस प्लेन में भी कुछ कमियां हैं। दोस्तों, जब कभी भी US के प्रेसिडेंट विदेश यात्रा के लिए निकलते हैं तो उनके लिए सेफ कार जरूरी होता है, लेकिन इस कार को एयरफोर्स वन में कैरी नहीं किया जा सकता। पर ऐसा क्यों? बोइंग 747 तो काफी बड़ा प्लेन है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के कार के साथ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 कार्स उन्हें फॉलो करते हैं और इतने कार्स को एयरफोर्स वन में नहीं डाला जा सकता। इसीलिए इन कार्स को ले जाने के लिए अलग से कार्गो प्लेन्स को भेजा जाता है, जिसमें कि ये सारे कार्स लोडेड होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कमर्शियल प्लेन्स में पैराशूट नहीं होता। बात करें एयरफोर्स वन की तो इस प्लेन में भी कोई पैराशूट नहीं होता और ना ही जंप करने का कोई ऑप्शन मिलता है। यानी कि गलती से भी अगर इस प्लेन में अटैक हो जाए या कोई तकनीकी खराबी आ जाए तब इस प्लेन से जंप करना इम्पॉसिबल है। हालांकि इस कंडीशन से बचने के लिए एयरफोर्स वन में कोई दूसरा टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन पैराशूट तो नहीं दिया जाता। दोस्तों, अब तक तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इस प्लेन में डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस प्लेन में एक कमी ये भी है कि ये प्लेन सिर्फ अपने बचाव में ही एक्शन ले सकता है। यानी कि अगर कोई दुश्मन का प्लेन एयरफोर्स वन को उड़ाना चाहे तो एयरफोर्स वन सिर्फ बचने की कोशिश कर सकता है, ये दुश्मन पर अटैक नहीं कर सकता। हालांकि ये अटैक करने के लिए फाइटर प्लेन्स को बुला सकता है। आखिरकार 83 कम्युनिकेशन सिस्टम इस प्लेन में जो मौजूद है। एयरफोर्स वन बोइंग 747 का मॉडल है, पर इस प्लेन को सिर्फ एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा सकते हैं। एक कमर्शियल प्लेन का पायलट इसे नहीं उड़ा सकता। तो दोस्तों, ये थी एयरफोर्स वन से जुड़ी कुछ बातें। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे टेक्नोलॉजी इस प्लेन में मौजूद है, जैसे कि जैमर, एक्टिव प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, जो कि न्यूक्लियर अटैक पर भी प्लेन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।